सोल्यूशन ऑफ एल्केली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया हो गया था, है ना। जब एल्केली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, डालते हैं, तो मेटल अमाइड बनता है, नहीं कहोगे फौरन, वो बात की बात है। क्या बोलोगे कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है विच इज हाईली कंडक्टिंग, पैरामैग्नेटिक होता है और रिड्यूसिंग नेचर का होता है। ठीक है, अगर पूछे कि ऑन स्टैंडिंग दिस सॉल्यूशन विल गिव, तब बताओगे कि मेटल अमाइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो वो बात की बात रहेगी, अगर पूछा जाएगा इस वे में तब बताओगे वो बात। ठीक है, देन नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग नेचर, reducing nature of alkali metals. What does reducing nature means? Reducing nature, reduce करने की टेंडेंसी। और रिड्यूस कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स देकर, खुद ऑक्सीडाइज होकर। तो इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी, ठीक है, दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी इज रिड्यूसिंग नेचर। तो इनके रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा लिथियम का होता है, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा लिथियम की। फिर उसके बाद बाकी सोडियम से नीचे जाओगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि फिर रूबिडियम, देन सीजियम पहले आया, रूबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, सीजियम। ठीक है, सीजियम, देन रूबिडियम, पोटेशियम और ये सोडियम। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप तुमने देखा था रिएक्टिविटी क्या हो रही थी? इंक्रीज, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स का पार्ट है। और ये रिड्यूसिंग नेचर किस बेसिस पर है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो तीन एनर्जीज का सम होता है। रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात किस में हो रही है? सॉल्यूशन में हो रही है। ठीक है, और तुम्हें पता है जैसे ये मेटल सॉलिड पहले किस में जाएगा? मेटल गैसियस स्टेट में। कौन सी एनर्जी? सब्लिमेशन एनर्जी। देन ये मेटल गैसियस क्या बनाएगा? मेटल कैटायन गैसियस। कौन सी एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी। और फिर क्या होगा? हाइड्रेशन। ये कौन सी एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी। इन तीन एनर्जीज का सम होएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसका ये सम ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। ठीक है, तो ये सम सबसे ज्यादा किसका आता है? लिथियम का, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो एनर्जीज का सम या एनर्जीज की टर्म में हम बात करें तो वो क्या है? थर्मोडायनेमिक पार्ट है। और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो काइनेटिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है कि रिएक्शन फीजिबल होगी या नहीं होगी, या ज्यादा फीजिबल है या कम फीजिबल है, डेल्टा जी निगेटिव, ज्यादा या कम के बेसिस पर। लेकिन काइनेटिक्स क्या बताती है कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो। तो हम देख रहे थे, हमने रिएक्शन विद वाटर में देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा था। तो वो सिर्फ किस वजह से था? वो सिर्फ इस स्टेप पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए। ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग नेचर किससे डिसाइड होगा? तीनों एनर्जीज के सम से। तो क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा है। तो रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इसका रिलेशन बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं है किसके साथ? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। ठीक है, तो रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर ये है, विल डिपेंड ऑन द सम ऑफ दीज एनर्जीज। ठीक है, तो लिथियम का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होता है। तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में देखोगे, लेकिन पहले भी तुमने देखी होगी 9th या 10th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज जिसे बोलते थे। ठीक है, तो उसमें सबसे ऊपर कौन है? लिथियम। सारे मेटल्स में सबसे ऊपर कौन सा है? लिथियम। मींस लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट।
पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन। ठीक है, ये हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन F। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन। तो लिथियम क्यों है सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट? जब भी ये पूछा जाए तो क्या बताओगे? ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अब तुम्हारे संडे टेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, अभी मैसेज मिला नहीं है, मिल जाएगा, ठीक है। संडे टेस्ट नहीं होंगे और अब एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, मे बी संडे भी लगे, ठीक है। सैटरडे तो लगेगी, हाँ लगी थी ना, हाँ ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी और सिलेबस अब स्पीड में चलेगा, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये बातें करने के लिए नहीं बताइए ये बात, ठीक है, सुन लिया, दिमाग में रख लिया, अब आगे देखो। अब लिथियम, तुमने अभी तक इतनी सारी प्रॉपर्टीज देखी, उसमें तुमने देखा लिथियम अपने ग्रुप के मेंबर्स से डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। और किसके सिमिलर शो करता है? मैग्नीशियम के, ठीक है। दैट इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो डिसिमिलर बिहेवियर क्या क्या कुछ गिनवा सकते हो तुम लोग मुझे? लिथियम का डिसिमिलर बिहेवियर विद एल्कली मेटल्स, अदर एल्कली मेटल्स। जितने भी तुम्हें कंपाउंड्स वगैरह के बारे में बताया, हर एक में बताया गया है। जैसे कार्बोनेट्स, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, बाकी कार्बोनेट थर्मली स्टेबल है। बाइकार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट इज फाउंड इन सॉल्यूशन। लिथियम बाइकार्बोनेट इज फाउंड इन सॉल्यूशन। बाकी के बाइकार्बोनेट, लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होके ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, जबकि अदर नाइट्रेट ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म नाइट्राइट प्लस O2, ठीक है। तो अदर एल्केली मेटल डू नॉट गिव ब्राउन कलर गैस, जबकि लिथियम नाइट्रेट देता है ब्राउन कलर गैस, दैट इज NO2। और जैसे लिथियम हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है, जबकि अदर एल्केली मेटल सॉल्ट्स आर नॉट हाइड्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल LiCl.2H2O, जबकि NaCl.H2O, 2H2O सुना है? नो, ठीक है। तो लिथियम फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट्स व्हाइल अदर एल्कली मेटल सॉल्ट्स आर नॉट हाइड्रेटेड, ठीक है। लिथियम एलम्स नहीं बनाता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, व्हाइल अदर एल्कली मेटल फॉर्म एलम। कोई एलम के एग्जांपल है तुम्हारे पास? पोटेश एलम, K2SO4.Al2SO4 thrice .24H2O। तो एलएम का जनरल फॉर्मूला क्या होएगा? M2SO4, मेटल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का सल्फेट, देन मेटल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का सल्फेट .24H2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम। तो लिथियम अपने स्मॉल साइज की वजह से एलम नहीं बना पाता, जबकि एल्कली मेटल दूसरे बनाते हैं, ठीक है। तो कई सारे डिफरेंसेस हैं जो तुमने लिखे हैं हर जगह, ठीक है। जब भी वो कंपाउंड्स पढ़े हैं तो उनमें लिखा है। और लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं, मतलब अगर हैलाइड्स की बात करूं तो ज्यादातर कैसे हैं? कोवलेंट हैं और दूसरों के आयनिक हैं। इसीलिए लिथियम के जो हैलाइड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं, जबकि अदर एल्कली मेटल के हैलाइड्स नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो जिनमें कोवलेंट नेचर ज्यादा होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और जिनमें आयनिक नेचर ज्यादा होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो लिथियम के सॉल्ट्स डेलिक्विसेंट हैं, जबकि बाकी जो सॉल्ट्स हैं सोडियम पोटेशियम के डेलिक्विसेंट नहीं है। अभी हम डेलिक्विसेंट टर्म की अभी बात करेंगे बाद में। ये हो गया। नाउ सिमिलैरिटीज विद
मैग्नीशियम, क्यों है सिमिलैरिटीज विद मैग्नीशियम? भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, हमें पता है अलोंग द पीरियड जाने पर साइज डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज। तो इस वजह से लिथियम और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट होता है सिमिलर, ठीक है, साइज में इनके डिफरेंस कम है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होने की वजह से इनकी और भी प्रॉपर्टी सेम है, जैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी पोलराइजिंग पावर, ये सब प्रॉपर्टीज क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसलिए ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दैट रिलेशन या दैट सिमिलैरिटी इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, डायगोनली प्लेस्ड है एंड शो रिलेशनशिप, तो डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो भी लिथियम प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, मतलब लिथियम के कंपाउंड प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, वही प्रॉपर्टीज शो कौन करता है, मैग्नीशियम के कंपाउंड्स। तो दोनों में हो गई सिमिलैरिटी, जैसे लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, जैसे लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है और जो कंपाउंड बनाता है, वैसे ही मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर वैसे ही कंपाउंड बनाता है। लिथियम के हाइड्रेटेड सॉल्ट है, मैग्नीशियम के भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जैसे लिथियम बनाता है .2H2O, मैग्नीशियम बनाता है .8H2O, .6H2O बनाता है, ठीक है। लिथियम के सॉल्ट्स डेलिक्विसेंट है, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स भी डेलिक्विसेंट हैं। और कुछ लिथियम के जैसे हैलाइड्स में कोवलेंट नेचर है, मैग्नीशियम के हैलाइड्स में भी कोवलेंट नेचर है, ठीक है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब डेलिक्विसेंट टर्म का मैंने यूज किया, व्हाट इज डेलिक्विसेंट? अच्छा ये बताओ कि सॉल्ट को अगर ओपन में रखें तो चिपचिपा हो जाता है, लेकिन उसमें भी चिपचिपा हो जाता है और रखा ही रहने दो तो मतलब लिक्विड स्टेज तक पहुंच जाएगा, है ना, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक बन जाएगा। ये किसकी वजह से? क्या NaCl की वजह से? NaCl तो डेलिक्विसेंट है ही नहीं, NaCl नहीं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, NaCl नहीं करता मॉइस्चर एब्जॉर्ब, किसकी वजह से? उसमें प्रेजेंट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज की वजह से। आ रही बात समझ में? मैग्नीशियम क्लोराइड अभी बताया डेलिक्विसेंट है, कैल्शियम क्लोराइड भी डेलिक्विसेंट है। डेलिक्विसेंट वो होते हैं जो पानी एब्जॉर्ब करें, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करें और किस हद तक एब्जॉर्ब करते चले जाएं कि इवन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बना लें, तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? डेलिक्विसेंट। तो सॉल्ट को अगर हम ओपन में रखें तो वो फील होने लगता है कि इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो क्यों मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है? वो NaCl नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा होता है? उसमें प्रेजेंट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। लेकिन आजकल तुम देख रहे हो कि बिल्कुल व्हाइट सॉल्ट वो नहीं इजीली इतना एब्जॉर्ब करता, वो नहीं इतनी जल्दी से तुम्हें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता हुआ लगेगा, ठीक है। इवन एड्स भी आते हैं कि देखो ये रेनी सीजन में भी ऐसे ही बिखरता हुआ नजर आएगा, नहीं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज नहीं है, वो बिल्कुल प्योर है। लेकिन वो बिल्कुल प्योर है इसीलिए हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, इसलिए बिल्कुल व्हाइट सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो जो सेंधा नमक होता है, ठीक है, वो बड़ा पसीजता है ना, ठीक है, उसे ओपन रख दोगे तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए गुड है क्योंकि उसमें सोडियम आयन के अलावा दूसरे एसेंशियल आयंस भी हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। हमारी बॉडी को सोडियम आयन इतना ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो सेंधा नमक का यूज, रॉक सॉल्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। क्या क्या हुआ है? या हंसने की आवाज हो गई? अरे पतंजलि का यूज करो या टाटा का यूज करो, रॉक सॉल्ट यूज करने को क्या है?
ओ भाई बातें नहीं। Deliquescent compounds are those which absorb moisture and form saturated solution. जो मॉइस्चर इतना एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि वो इवन सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक बना लें। ठीक है, तो जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सॉल्यूशन बनाते हुए दिखे यानी कि वो क्या है, डेलिक्वेसेंट। ठीक है, तो लिथियम के सॉल्ट, मैग्नीशियम के सॉल्ट, कैल्शियम के सॉल्ट, ये सब क्या है, डेलिक्वेसेंट। तो लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2O, मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 8H2O, कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O, ये क्या है, डेलिक्वेसेंट है। ठीक है, तो NaCl समझ में आया कि टेबल सॉल्ट क्यों मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, दैट इज नॉट NaCl। किसकी वजह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, इनकी इम्प्योरिटीज की वजह से। ठीक है, और ये एक्चुअली है तो इम्प्योरिटी उसमें, बट ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब भी क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना। डेलिक्वेसेंट भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना, जो कंपाउंड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं डेलिक्वेसेंट। हाइग्रोस्कोपिक भी, जो कंपाउंड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक। बट हाइग्रोस्कोपिक जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सॉल्यूशन नहीं बना लेते, वो सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P4O10, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जो भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं दोज आर नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डी मीन्स रिमूव, हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो कहीं से जो वाटर रिमूव कर लें, कहीं से जो मॉइस्चर रिमूव कर लें, पानी को निकाल लें, वो क्या हो गए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बट डेलिक्वेसेंट क्या करते हैं, इतना एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बना लेते हैं, लेकिन ये हाइग्रोस्कोपिक जो होते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं बट इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनता। नाउ नेक्स्ट टर्म इज एफ्लोरेसेंस। सुना ये टर्म? कब? एफ्लोरेसेंस। अभी तो हम कर रहे थे बात मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की। एफ्लोरेसेंस में क्या होता है, मॉइस्चर रिलीज। तो जो कंपाउंड एयर की प्रेजेंस में ही अपना मॉइस्चर रिलीज करने लग जाएं, वो कहलाते हैं एफ्लोरेसेंट कंपाउंड्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज एफ्लोरेसेंस। फॉर एग्जांपल ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O, गोबर सॉल्ट मत बोल। ये हटा दो, ये लिख लिया, लिख लिया था। अब देखो इधर, ग्लोबल सॉल्ट इसे तुमने ड्राई एयर में रख दिया, ड्राई एयर में रख दिया तो क्या करेगा, अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा और 9 वाटर मॉलिक्यूल तक रिलीज कर देता है। ठीक है, सिमिलरली वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, वो भी मॉइस्चर अगर ड्राई एयर में रखोगे तो रिलीज करेगा, मतलब एयर में रखोगे तो रिलीज करेगा। ऑब्वियसली वो जितनी ड्राई होगी उतना ज्यादा मॉइस्चर रिलीज होगा। ठीक है, the compounds which releases its water of crystallization, the compounds which releases its water of crystallization on exposure to air, on exposure to air are known as efflorescent compounds. The compounds which releases its water of crystallization
on exposure to air are known as efflorescent compounds and the process is known as efflorescence. ठीक है, तो आगे बात समझे, तीनों टर्म्स में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सॉल्वे प्रोसेस। Solvay process, it is for manufacture of washing soda. आवाज क्यों आ रही है? It is for manufacture of washing soda. Washing soda is Na2CO3.10H2O. वॉशिंग के लिए यूज होता है, इसलिए वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऐसे ही ग्लोबल सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होएगा? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर के लिए जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज सॉल्वे प्रोसेस या सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, क्योंकि उसमें अमोनिया एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड? रॉ मटेरियल्स आर, पूछ लिए जाते हैं कि भाई रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में। ठीक है, तो अमोनिया तो है ही, प्रोसेस का नाम ही सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस है। अमोनिया प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? 30% aqueous solution of NaCl, मतलब aqueous solution of NaCl is known as brine solution। ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, आप देखो क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो मीन्स वी हैव अमोनिया, वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, वी हैव NaCl एंड वी हैव वाटर हियर। ठीक है, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि ऑन हीटिंग प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 की यहाँ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और CO2 वाटर के साथ मिलकर बनाएगा कार्बनिक एसिड। CO2 प्लस H2O फॉर्म H2CO3। अब अमोनिया बेसिक और ये एसिडिक, क्या बनाएंगे? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? NaCl यानी सोडियम आयन। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटीज। ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। बाइकार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। तो सबसे कम सॉल्युबल कौन सा हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि लिथियम बाइकार्बोनेट तो वो तो सोल्यूशन में ही पाया जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी की तो बात की ही नहीं जाएगी। अब सोडियम बाइकार्बोनेट से शुरू हुई सॉल्युबिलिटी की बात, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, तो सबसे कम सॉल्युबल कौन सा हुआ? तो सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत कम सॉल्युबल है, यू कैन से इनसॉल्युबल है। ठीक है, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है। जैसे ही थोड़े से भी बाइकार्बोनेट आयन सोल्यूशन में आए, सोडियम आयन पड़े ही हैं, तो इसका फटाफट क्या होगा? आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ NaCl प्रेजेंट ही है, मतलब Na आयन प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट। लिख दिया, एरो लगा ही दिया है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। क्लियर? आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है? प्रेसिपिटेट मिल गया। अब उसे हीट कर लेंगे तो क्या मिलेगा? Na2CO3
प्लस CO2 प्लस H2O, बन गया सोडियम कार्बोनेट। यही तो बनाना था, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हैं? भाई जैसे सोडियम कार्बोनेट बनाया तो क्या ऐसे पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उसका प्रेसिपिटेट हमें नहीं मिलेगा। क्लियर? तो वी कैन नॉट प्रिपेयर पोटेशियम कार्बोनेट बाय दिस प्रोसेस। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट 30% एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, 30% एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो we cannot prepare potassium carbonate by this process। क्यों? क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट होना जरूरी है, बट वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, we cannot prepare potassium carbonate by this process because solubility of potassium bicarbonate is high, it will not get precipitate। ठीक है, तो जब वो प्रेसिपिटेट मिलेगा उसे हीट करोगे तभी तो पोटेशियम कार्बोनेट बनाओगे, लेकिन वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ठीक है, ओके। अभी अब और क्या हो सकता है हमारे पास, क्या क्या बचा भाई? जब ये अमोनियम बाइकार्बोनेट और NaCl के बीच रिएक्शन हुई तो क्या प्रेसिपिटेट हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट। और साथ में क्या बच गया? अमोनियम क्लोराइड। क्या बच गया सॉल्यूशन में? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। इतना फोन पे क्यों बिजी रहते हो? देखो मैम, कल दिल्ली जाना है, उसकी कॉलिंग कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने कॉल किया था ना, मैं रोटी खा रहा था, अब इनकी कॉलिंग कर रहा हूँ। पता क्या है, हर फ्लोर पे तो मास्टर लगा रखा है, और मेन मास्टर जहाँ पे रिसेप्शन वाली नहीं बैठी वहाँ है, और वो इतना बड़ा मास्टर है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसमें करूँ क्या। कोई है ही नहीं, ना नरेश है, गौरव का नंबर भी बिजी जा रहा है, और खन्ना सर अंदर पेरेंट के पास बैठे हैं। मुझे वो, अरे गौरव है तो नीचे, गौरव नंबर बिजी आ रहा है, बार बार उसको कॉल, वो आपको कर रहा होगा फोन। हाँ, मैंने मैडम को बोला है, वो खन्ना सर को बोले, किसी को बोले, वो करवा रही है। वो रिमोट इतना बड़ा, तो भैया ये रोज रोज क्या कर देते हो सेटिंग? मैं बताता हूँ, मुन्ने नीचे बोलो कि सेट, कोई सेटिंग नहीं है। फिर ऑन करो तो जितेंद्र सर कहते हैं अरे ज्यादा ना चल जाए, बिल आ जाएगा। बंद करो तो उसकी सेटिंग कुछ वो नहीं छेड़नी आती, और वो नीचे छिड़वाते रहते हैं, और फिर यहाँ पे बच्चे टिक 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 करके चलाते रहते तो हैं। ये रिमोट यहाँ लगाई क्यों? यहाँ से उतारो इन रिमोट्स को। नहीं, अब इन रिमोट के ऊपर कब वो लगेंगे ताले, अब रिमोट को ताले मैं नीचे बोल दिया, ये खोल के रखो। अब इतना हो गया। अब देखो, तो ये तो मिल गया हमें, ठीक है, बन गया सोडियम कार्बोनेट जो बनाना था। ठीक है, अभी अमोनियम क्लोराइड है, इसका यूज हो जाएगा कैसे? जो कैल्शियम ऑक्साइड बना था वो वाटर में क्या बना लेगा बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब भी अमोनियम क्लोराइड हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम कार्बोनेट हो, चाहे अमोनियम फॉस्फेट हो, ठीक है, जब भी कोई अमोनियम सॉल्ट किसी बेस से रिएक्ट करता है, ये बातें आगे भी काम आएंगी। ठीक है, तो जब भी कोई अमोनियम सॉल्ट बेस से रिएक्ट करेगा, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट करो, देखो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इटसेल्फ व्हाट? अमोनिया प्लस वाटर, क्योंकि तुम्हें पता है अमोनिया वाटर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ में अमोनिया मिल गई, और अमोनिया क्या रीयूज होती रहेगी। इसमें अमोनिया चाहिए थी तो अमोनिया एक कॉस्टली
रिएजेंट है, तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, बार बार यूज होता रहेगा तो फायदा हो रहा है। ठीक है, अमोनिया कंज्यूम नहीं हो रहा है, दोबारा यूज होता जाएगा और ये ऐसे ही रिसाइकल होता जाएगा अमोनिया इसमें। ठीक है, तो एक बार ऐड कर दिया, बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं। तो अगर पूछा जाए कि विच रॉ मटेरियल इज रिसाइकल्ड इन दिस प्रोसेस, ammonia is recycled in this process. What is the purpose of adding calcium carbonate here? To form CO2, for CO2, CO2 के लिए कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया था। ये हो गया सॉल्व अमोनिया प्रोसेस, कर लिया। तो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं बताओ मुझे एक बार। अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड brine solution that is NaCl solution. अमोनिया, ध्यान इधर दो, अमोनिया, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, देन ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का पर्पस डिकम्पोज होके CaO प्लस CO2 देता है। ठीक है, प्रोसेस में क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट होगा। क्यों प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है उन्हें हम इनसॉल्युबल ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं होता कि बिल्कुल भी डिसॉल्व ना हो, बिल्कुल भी डिसॉल्व ना हो, ऐसा तो कोई कंपाउंड नहीं होता। क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, वही जल्दी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, उन्हें हम इनसॉल्युबल बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो याद हो गया सॉल्व अमोनिया प्रोसेस। चलो नेक्स्ट, कास्नर कल्नर सेल। कास्नर केल्नर सेल, इट इज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के मैन्युफैक्चर के लिए। इट इज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तुम्हें ये याद रखना होगा कि कास्नर केल्नर सेल किसके मैन्युफैक्चर के लिए है, किसके मैन्युफैक्चर के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो इधर इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया, उसमें मरकरी, मरकरी के ऐसे तो बना ही नहीं सकते। ठीक है, एनोड, इसमें मरकरी ले लिया, मरकरी पता है सबको, मरकरी, मरकरी। ठीक है, और ले लिया NaCl सॉल्यूशन, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन। और कार्बन की जो इलेक्ट्रोड होगी वो काम करेगी किसका, एनोड का, और मरकरी काम करेगी किसका, कैथोड का। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम। तो तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि कैथोड क्या है यहाँ पर, मरकरी, एनोड कार्बन। अब होता क्या है, तुम्हें पता है कि कैटायन गोज टू कैथोड, एनायन गोज टू एनोड। तो यहाँ पर कैटायन Na है, एनायन Cl और वाटर भी है। जैसे कैटायन कैथोड पर जा सकता है, ऐसे ही वाटर भी कैथोड पर जा सकता है। जैसे सोडियम आयन कैथोड पर जाकर क्या बना लेगा, Na, ऐसे वाटर भी कैथोड पर जाकर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन। जैसे एनायन एनोड पर जाकर क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव Cl2, ऐसे ही वाटर भी एनोड पर जाकर क्या बना सकता है, O2। तो पर्टिकुलर सिचुएशन में डिपेंड करेगा कि कौन सा, अगर एक ही कैटायन है, कैटायन के कंपटीशन में कोई और रिड्यूस होने वाला नहीं है। ठीक है, एक ही स्पीशीज है जो रिड्यूस हो सकती है, तब तो उसने ही रिड्यूस होना है। एक ही एनायन है, यानी कि एक ही स्पीशीज है ऐसी जिसे जो ऑक्सीडाइज हो सकती है, तब तो उसी ने ऑक्सीडाइज होना है। लेकिन जब आ जाए कंपटीशन तो कौन होता है रिड्यूस,
जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा हो। ऐसी एक से ज्यादा ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीशीज आ गई तो कौन होएगा ऑक्सीडाइज? जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा हो। ये सब तुम समझोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है? कौन से चैप्टर में? +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अभी इतना ध्यान रखो कि सोडियम आयन है, Cl आयन है और वाटर है। लेकिन जब मरकरी होगी कैथोड, तो क्योंकि सोडियम मरकरी के साथ क्या बना लेता है? अमलगम, सोडियम अमलगम। अमलगम क्या होते हैं? मरकरी के एलॉयज, मरकरी और दूसरे मेटल के एलॉयज। तो क्योंकि सोडियम मरकरी के साथ अमलगम बना लेता है, इसलिए अब एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी मरकरी कैथोड पर जाने की? सोडियम आयन की। आ रही बात समझ में? अभी मैंने बताया कि ये भी जा सकता था कैथोड पर, ये भी, लेकिन एफिनिटी मरकरी के लिए किसकी ज्यादा है? सोडियम की। इसलिए कौन जाएगा? सोडियम आयन जाएगा कैथोड पर और हो जाएगा रिड्यूस। तो कैथोड पर क्या होगी रिएक्शन बच्चों? Na++ इलेक्ट्रॉन फॉर्म Na, और क्योंकि वहां पर मरकरी है तो क्या बन जाएगा? NaHg, सोडियम अमलगम। ठीक है, सोडियम अमलगम। एनायन जाएगा एनोड पर और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा? Cl। क्या Cl ऐसे एग्जिस्ट करता है? तो क्या? तो कास्नर केल्नर सेल में हमें एनोड पर मिलेगी क्लोरीन और कैथोड पर क्या मिलेगा? सोडियम अमलगम। और जब ये सोडियम अमलगम वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर से सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, तो मरकरी हो जाएगा अलग, मरकरी लिक्विड, और सोडियम वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये NaOH के क्रिस्टल्स सेपरेट आउट हो जाएंगे, NaOH के क्रिस्टल्स। So Kastner-Kellner cell is for the manufacture of NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कैथोड किसकी है? मरकरी, एनोड कार्बन की। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है? NaCl सॉल्यूशन। डन? मैम इसमें NaOH लिक्विड में मिलता है? NaOH के तो क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड, ठीक है। डन? थोड़ी स्पीड तुम्हें रखनी होगी अब, ठीक है? समझना भी है, साथ ही साथ याद भी करना है और हाथ भी तेज चलाना है, ठीक है? याद हो गया? कल पूछूंगी फिर से, पूछ लेना है ना, परमिशन दे दी, थैंक यू। हटा दो। अब नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट हम डिस्कस कर चुके थे पहले भी। सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, और इसे क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। क्या हुआ? हाँ, बेकिंग सोडा बेकिंग में यूज होता है। क्यों होता है बेकिंग में यूज? बिकॉज ऑन हीटिंग लिबरेट करता है CO2, और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? H2SO4 एक बॉटल में और एक में सोडियम बाइकार्बोनेट। जब उसे प्रेस करते हैं तो क्या होता है? H2SO4 आता है सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में, और दोनों के बीच होती है रिएक्शन। और तुम्हें बताया था कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तुम्हें बताया था एसिड प्लस बेस क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है तो प्लस CO2 और हो जाएगा।
ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि एसिड के साथ रिलीज करके CO2 बनाता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है। और NCERT तुम रीड करोगे साथ के साथ, ठीक है। ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं होता है कि हम लास्ट में चैप्टर पढ़ लेंगे, कभी टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे, ऐसे कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। जितना टॉपिक हो जाता है उतना ही बहुत अच्छे से पढ़ो। NCERT को जाके, बुक सिर्फ NCERT की पढ़नी है, बाकी तो नोट्स पढ़ने हैं और बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आ रही है बात समझ में? कोई मॉड्यूल वॉड्यूल किसी की भी रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ NCERT पढ़ोगे और बाकी नोट्स पढ़ोगे और क्वेश्चंस करोगे, दैट्स इट। ठीक है। तो NCERT पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा अगर डेली के डेली, क्योंकि अब पढ़ लिया, जाके पढ़ोगे सारा समझ आएगा। बस जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लाइन लगेगी, कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, टेबल्स वगैरह बनी, क्या हुआ हंसी क्यों आ रही है? जो टेबल्स वगैरह बनी होती है, टेबल से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सीधा सीधा उठा के, तो टेबल्स पे ध्यान दोगे, ठीक है। और जब सारा पढ़ोगे सब समझ आएगा, क्योंकि पहले ही पढ़ रखा है वो क्लास में। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज होगी उसे अंडरलाइन करोगे, उसे रिटेन करोगे, बाकी तो एक बार पढ़ लिया फिर घर जाके पढ़ोगे, वो तो रिटेन हो ही गया, ठीक है। तो साथ के साथ ही पढ़ना है, साथ के साथ ही याद करते चलना है, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करते जाना है, ताकि फिर कभी आगे जब टेस्ट वगैरह हो तो इन इंपॉर्टेंट चीजों को जो अंडरलाइन कर रखी है उन्हें कर लो रिवाइज, ठीक है। ये हो गया। तो हो गया ये एल्कली मेटल सॉल्युबिलिटी, पूरा एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल करने के बाद सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी। नाउ स्टार्ट करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसमें और कम टाइम लगेगा, और लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने जो कार्बोनेट्स वगैरह लिथियम के डिस्कस किए थे वैसी प्रॉपर्टीज इनकी हैं, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से हैं? इंक्लूड तो हम करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम इज रेडियो एक्टिव, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। बेरिलियम एम्फोटेरिक नेचर का है, इसलिए ये एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, बट इंक्लूड इसी के साथ करना है, स्टडी इसकी इन्हीं के साथ करनी, ठीक है। नाउ व्हाई दीज आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स? अर्थ में ही मिलते हैं सारे मेटल, हवा में नहीं मिलते मेटल्स, अर्थ में ही मिलते हैं। एल्कलाइन का तो समझ में आ रहा है, क्योंकि इनका नेचर भी कैसा है, बेसिक है ना। एल्कली मेटल के कंपाउंड जैसा इनके कंपाउंड्स का भी नेचर है, उनसे कम बेसिक है बट वैसा है, इसलिए इन्हें एल्कलाइन बोलते हैं। बट व्हाई अर्थ? अर्थ हियर मींस सॉलिड। अर्थ का यहाँ मतलब क्या है, सॉलिड। तो जब एल्कली मेटल्स के बारे में भी नहीं पता था, यानी कि जब एल्कली मेटल्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तब किनके बारे में पता था? इनके ऑक्साइड्स को जानते थे, ठीक है। तो जैसे ये इनके ऑक्साइड्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, मतलब इन्हें हीट करते होंगे, मेल्ट ही नहीं हुए, मेल्ट ही नहीं हुए, मेल्ट ही नहीं हुए, इतना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये फर्नेसेस में इनकी लाइनिंग बनाई जाती है। फर्नेसेस पता है? मेटलर्जी में जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे ब्लास्ट फर्नेस है ना, तो जो फर्नेसेस होती हैं उनमें तो हाई टेम्परेचर पे चलती हैं रिएक्शंस, तो उनकी लाइनिंग किसी ऐसे मटेरियल से करनी पड़ेगी जो मेल्ट ना हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर रिएक्शन चल रही है, हाई टेम्परेचर है फर्नेस के अंदर, तो ऑब्वियसली फर्नेस के अंदर ऐसा ही तो कुछ लगा होगा कि फर्नेस ऐसे ही मटेरियल से तो बनी होगी कि जो मेल्ट ना हो, तो इन्हें फर्नेसेस की लाइनिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे SiO2 सिलिका, SiO2 उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है,
तो अर्थ हेयर मीन्स सॉलिड, मतलब जो सॉलिड है, मेल्ट ही ना हो इजीली। तो इन्हें कह दिया, जब ये मेल्ट ही नहीं हो रहे थे, इन्हें कह दिया कि ये तो परमानेंट अर्थ है, मतलब ये तो परमानेंट सॉलिड है। बाद में मेटल डिस्कवर हुए। तो कंपाउंड का नेचर क्योंकि एल्कलाइन और क्योंकि अर्थ सॉलिड, तो इसलिए इनके मेटल्स को क्या कहा गया? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो व्हाई दीज आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स समझ में आ गया? एल्कलाइन नेचर एंड their compounds, their oxides are high melting solids, high melting solids, इसलिए alkaline earth metals कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से alkaline earth metals? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम को पढ़ेंगे इन्हीं के साथ, रखेंगे इन्हीं के साथ, बट एक्चुअली नहीं है एल्कलाइन अर्थ मेटल। जब पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा नहीं है एल्कलाइन अर्थ मेटल या कौन कौन से हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ध्यान रखना बेरिलियम नहीं है, तो बेरिलियम को जरूर रखेगा वहां पे। ठीक है, हो गया। अब एटॉमिक रेडियस, भाई डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, अलोंग द पीरियड जा रहे थे तो डिक्रीज, इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल से एटॉमिक रेडियस कम है और डाउन द ग्रुप बढ़ रही है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल से ज्यादा है और 13 ग्रुप से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की, बेरिलियम की, बोरोन की 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। तो जब पीरियड में एडजेसेंट वालों को देखते हैं, वैसे इन जनरल बोलते हो कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेकिन जब अरेंज करना हो तो एडजेसेंट एलिमेंट्स को देखोगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी अलोन डज नॉट डिपेंड ऑन ionization energy does not depend alone on radius, also depend on electronic configuration। ठीक है, तो भाई ये S में इलेक्ट्रॉन है और ये P में, S न्यूक्लियस के क्लोज है, ऊपर से फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से डिफिकल्ट है? बेरिलियम में से, यानी कि 2s से। तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से भी ज्यादा है और 13 ग्रुप के एलिमेंट से भी ज्यादा है इन ईच पीरियड। आ रही है बात समझ में? एडजेसेंट वालों को पीरियड में किसके बेसिस पे देखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। तो ऐसे तुम्हें लिखवाई भी गई होगी कि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को अरेंज करो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में। ठीक है, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये ऑर्डर क्या है भाई? लिथियम की सबसे कम, फिर बोरोन और फिर बेरिलियम आयनाइजेशन एनर्जी का, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। सेकंड का पूछ लेगा तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब अभी से कर दोगे, ये इतना नोट कर लिया। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2। बेरिलियम की क्या होगी? 1s2 2s1। और बोरोन की क्या होगी? 1s2 2s2। अब पहले एडजेसेंट को देखो, किस में से निकालना मुश्किल है इलेक्ट्रॉन? लिथियम से। तो लिथियम की ज्यादा हो गई किससे? बेरिलियम से। अब बेरिलियम और बोरोन को देखो, बोरोन से निकालना मुश्किल है, यानी कि बोरोन की ज्यादा हो गई किससे? बेरिलियम से। बट बोरोन की लिथियम से तो ज्यादा होगी ही, क्योंकि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। बस एडजेसेंट वालों को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देखोगे तो फिर क्या रहेगा ऑर्डर? बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर लिथियम और फिर बेरिलियम। ये रहेगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। आ रही बात समझ? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और नीचे वाला कौन सी एनर्जी का ऑर्डर है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
हो गया? ओके। और बाकी अब इनके आयंस का रेडियस देखोगे तो भी वो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। लैटिस एनर्जी वही है जो पहले एक्सप्लेन की थी, वैसे ही एक्सप्लेन करोगे। हाइड्रेशन एनर्जी वैसे ही एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, हाइड्रेशन देखो, इन दोनों को कंपेयर करो पहले। 1s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है कि 2s से? तो लिथियम की ज्यादा है किससे? बेरिलियम से। अब 2s बट ये 2s फिल्ड, ये 2s पार्शली फिल्ड, किससे निकालना मुश्किल है इलेक्ट्रॉन? 2s फिल्ड से, यानी बोरोन। तो किसकी ज्यादा हुई? बोरोन की बेरिलियम से। बट अब लिथियम और बोरोन में कंपेयर करोगे, अब ये एडजेसेंट नहीं है, यहाँ क्या फैक्टर डोमिनेंट रहेगा? रेडियस। तो अलोंग द पीरियड क्या होता है? साइज डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो लिथियम और बोरोन में किसकी ज्यादा रहेगी? बोरोन की। लिथियम और बोरोन में किसकी ज्यादा रहेगी? बोरोन की। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई? बोरोन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम। बेटा वो 3 स्टूडेंट्स कॉल है आज जो आज आए हैं, तो आपको बेटा इस क्लास के बाद नीचे खन्ना सर देखे? खन्ना सर, अरे पकड़ के खुद ही ले जाना। मुझे मिल लेना। अभी ये फ्लक्चुएशन हो रही है इसलिए बंद किया। ये कह रहे हैं चल ही नहीं रहा है अभी भी एसी, जान निकल रही है। और जिन्होंने स्वेटर्स पहन रखे हैं वो पहन के तो इसलिए आए होंगे कि एसी चलता है क्लास में। बस हो गया, बस और 20 मिनट। देखो इधर, तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर तुम बता सकते हो या आयंस के? लाइट्स बंद कर दूं? इतनी टेंशन ना लिया करो तुम लोग, ठीक है? कि लाइट्स बंद कर दो, अब एसी चला दो, एसी बंद कर दो। अब इधर देखो, तो हाइड्रेशन, बस हो गया मूड फ्रेश तुम लोगों का। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा इस ग्रुप के आयंस के? हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। और एक्वस सॉल्यूशन में साइज ऑफ आयन पूछ लिया तो सबसे कम कौन से आयन का साइज होगा? सबसे नीचे वाले का। बेरिलियम का यहाँ पर फिर सबसे ज्यादा हो जाएगा साइज, ठीक है? फिर वो ही मोबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी होगी? सबसे नीचे वाले की, ठीक है? तो जो फर्स्ट ग्रुप में एक्सप्लेन किया है एज इट इज वही यहाँ पे रहेगा, या कहीं भी बताना पड़े तो वो यही रहेगा, ठीक है? बार बार अब ये चीजें नहीं बताई जाएंगी। अब नेक्स्ट देखो, रिड्यूसिंग पावर। अब रिड्यूसिंग पावर तो ये तीनों एनर्जीज का सम। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, ठीक है? या अभी नहीं जा रहे रिड्यूसिंग पावर पे, अभी नहीं, कोई बात नहीं। अभी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है ना। डेंसिटी का ऑर्डर लिखो अब।
तो बंद कर दो भाई, मैं मुझे लगा रखा है तुम लोगों ने बंद करने के लिए। ऑन कर दो एसी, बंद कर दो लाइट्स। सही है, ओके। अब डेंसिटी तुमने देखा था फर्स्ट ग्रुप में क्या हो रहा था, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। तो इन जनरल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो, है ना। तो ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बस यहां से देखो अभी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहां से देखो क्या हुआ था इन दोनों में। क्यों? क्योंकि पोटेशियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स ज्यादा थे। तो सिमिलरली कैल्शियम के पास भी हैं, तो क्या होगा इन दोनों में? तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? कैल्शियम की कम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा, बट बेरिलियम की मैग्नीशियम से भी ज्यादा है। जैसे मैं लिखती हूँ ना यहाँ पर समझाते हुए, बिल्कुल उसी वे में तुम्हें याद करना है तो याद रहेगी। अगर तुम सोचो कि बस ये ऑर्डर लिख दिया, मुझे ये ऑर्डर याद करना है, ऐसे ऑर्डर याद नहीं होएगा, अभी याद हो जाएगा फिर भूलोगे। तो मैंने कैसे समझाया कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, बट इन दोनों में हो गया इंटरचेंज, क्योंकि कैल्शियम में जैसे कि पोटेशियम में, जैसे पोटेशियम में वैकेंट ऑर्बिटल्स है वैसे ही कैल्शियम में भी है, वैसे ही कैल्शियम में भी है। बिफोर S2 है, 3D तो सारा खाली पड़ा है ना यहाँ भी। तो कैल्शियम की कम हो गई मैग्नीशियम से, और बाकी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस ही है। अब बट वाली बात को अब याद रखेंगे कि बेरिलियम की ज्यादा है मैग्नीशियम से भी। क्यों? क्योंकि बाकियों के लैटिस का स्ट्रक्चर तो है BCC, बट बेरिलियम का है CCP। अब ये BCC CCP क्या होता है ये तुम्हें सॉलिड स्टेट में पता लगेगा, बट अभी याद रखो कि जो CCP होता है उसमें 74% पैकिंग फ्रैक्शन है, जबकि BCC में 68% है। ये तुम्हें अच्छे से पता लग जाएगा कब? सॉलिड स्टेट में। ये तुम खुद कैलकुलेट करोगे, सब सॉल्व करोगे, निकालोगे कि CCP में इतना होता है, BCC में इतना होता है, सिंपल क्यूबिक में इतना होता है। तो ऑब्वियसली जब पैकिंग फ्रैक्शन जिस लैटिस में ज्यादा होगा, यानी कि वॉल्यूम पैक्ड ज्यादा है, पैक्ड वॉल्यूम ज्यादा है, एम्प्टी कम है, तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसलिए तो तुम ऐसे ध्यान रखो बस कि भाई बेरिलियम का लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो दूसरों से डिफरेंट है, बेरिलियम का लैटिस स्ट्रक्चर दूसरों से डिफरेंट है, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा है। बेरिलियम की डेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए थी, बट मैग्नीशियम से भी ज्यादा है, क्योंकि उसका लैटिस स्ट्रक्चर दूसरों से डिफरेंट है। हो गया डेंसिटी। नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हटा दो ये। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है यहाँ पर वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, इवन पीछे भी फर्स्ट ग्रुप में भी वही, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम हो। मैंने बताई थी तुम लोगों को ये बात, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ओनली ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जबकि मेल्ट किसे कर रहे हो? सॉलिड को। तो पैकिंग कैसी है, क्लोज पैकिंग है या लूज पैकिंग है, उस पर डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट। मतलब पैकिंग पे भी डिपेंड करेगा और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था? जैसे फर्स्ट ग्रुप में तुमने देखा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ साइज बढ़ने की वजह से डिक्रीज हो रही थी, तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहे थे।
बट यहाँ पर भी कुछ हद तक तो ऐसा ही है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे बेरिलियम का सबसे ज्यादा, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, बट सबसे कम किसका? मैग्नीशियम का। क्योंकि अब बेरिलियम तो है वो प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, बाकी प्रॉपर मेटेलिक बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये मैग्नीशियम बेरिलियम का बहुत हाई होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो लैटिस है ये कोवेलेंट लैटिस है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, इसके एटम आपस में, और बाकी मेटेलिक बॉन्ड। अब मैग्नीशियम कोवेलेंट भी बनाना चाहता है और मेटेलिक भी बनाना चाहता है, बट ना तो कोवेलेंट ही प्रॉपर बन पाता ना मेटेलिक, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ रह जाती है गड़बड़ हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहती, बॉन्ड स्ट्रेंथ ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो फिर एक कहावत भी तो है, तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। तो तुम याद रखोगे कि इन जनरल डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, हाँ डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, बट मैग्नीशियम का सबसे कम है, ठीक है, ओके। नाउ रिड्यूसिंग पावर की अब बात करेंगे। रिड्यूसिंग पावर, तुमने देखा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तुम देख रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तुम देख रहे हो, और तुमने अभी डेंसिटी जब बताई थी तब भी देखा कि बेरिलियम की डेंसिटी ज्यादा थी, तो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के कॉम्बिनेशन से इफेक्ट किस पे पड़ता है? सब्लिमेशन एनर्जी पे, ठीक है, और डाउन द ग्रुप सब्लिमेशन एनर्जी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप सब्लिमेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी सब्लिमेशन एनर्जी? वही लैटिस एनर्जी, मैंने बताया था मेटल्स के लिए सब्लिमेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, एटोमाइजेशन एनर्जी, तीनों का सेम मतलब है। तो डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी या यू कैन से सब्लिमेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी है? बेरिलियम की। हाइड्रेशन एनर्जी भी बेरिलियम की ज्यादा होगी, बट सब्लिमेशन एनर्जी भी इसकी बहुत ज्यादा है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। तो इनकी सब्लिमेशन एनर्जीज एंड आयनाइजेशन एनर्जीज काफी ज्यादा हैं, तो इनकी जो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है वो पीछे ही रह जाती है, वो पीछे ही रह जाती है, इसलिए ऑर्डर एज इट इज आता है, जो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वही इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ यानी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर होता है। क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? जो सबसे नीचे है, कौन सा? सबसे नीचे मैग्नीशियम हो गया, अब बेरियम। तो रिड्यूसिंग अभी बताऊंगी एक बार और। तो ये हो गया रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। भाई मेटल सॉलिड किस में गया? मेटल गैस में, और फिर किस में गया? मेटल +2 गैस में, और फिर मेटल +2 एक्वस। यहाँ सब्लिमेशन एनर्जी, यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ हाइड्रेशन। नो डाउट हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, बट सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत ज्यादा है। ये एनर्जी रिलीज्ड और ये एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। ये वाली जो एनर्जीज हैं ये एब्जॉर्ब हो रही हैं, मतलब एनर्जी चाहिए इन काम को करने के लिए, और ये वाली एनर्जी क्या है? रिलीज। तो यानी कि ये वाली एनर्जी तो फेवर करती है प्रोसेस को, ये वाली एनर्जी फेवर नहीं करती है प्रोसेस को, ठीक है। तो क्या हो रहा है फिर? इनका इलेक्ट्रॉन देना क्या होएगा? डिफिकल्ट होता जाएगा, जैसे जैसे इन एनर्जीज का अमाउंट ज्यादा होगा। तो जिस केस में इन एनर्जीज का अमाउंट ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो डाउन द ग्रुप तो ये वाली एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ज्यादा कहाँ है? ऊपर। तो ऊपर ये प्रोसेस क्या होगा? डिफिकल्ट, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म में समझाना होता है, लेकिन अभी तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता, पीछे भी मैंने बताया था, लेकिन पीछे भी तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वे में मत समझो, इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट याद करवाया कि ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। मैंने अभी बताया ना कि ये वाला एनर्जी फेवर कर रहा है प्रोसेस को, और ये वाले एनर्जी फेवर नहीं कर रहे हैं,
तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसने फेवर किया प्रोसेस को और लिथियम की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गई। जिस केस में ये एनर्जी बहुत ज्यादा है तो प्रोसेस को फेवर नहीं करेंगी और उनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का अपोजिट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हमें यहाँ इनके क्या देखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम लोगों के लिए समझना। वो कब समझ में आएगा तुम्हें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, वहां समझ में आ जाएगा। तो फिर ये एनर्जी ज्यादा कहाँ है, ऊपर वाले एलिमेंट्स में, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी डाउन द ग्रुप, इवन तीनों ही एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज, तो ये दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हैं और ऊपर वाले एलिमेंट्स में ज्यादा हैं, तो ऊपर वाले एलिमेंट्स की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी, इसलिए रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एज इट इज डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जबकि फर्स्ट ग्रुप में भी ओवरऑल तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही हो रही थी, बट लिथियम सबसे आगे आ गया था ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। उसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इन सबको कंपेंसेट करके भी आगे निकल गया, ठीक है।